हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज हम देखेंगे कि कथन और कारण के जो प्रश्न होते हैं, यानी जो असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते क्या हैं और इनको सॉल्व करने के लिए हमको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो लेक्चर होगा ये बायलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको मैं समझाऊंगा। तो भाषा यहाँ पे अवरोध नहीं है, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर इन दिस लेक्चर। तो हम चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। और उसके बाद हम कुछ सल्तनत काल के जो श्रृंखला हमने ख़त्म की है उसके संदर्भ में हम कुछ प्रश्नों को उठाएंगे जो असर्शन रीजन में पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में। सबसे पहले हम देखते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते क्या हैं, कथन और कारण के जो क्वेश्चन है क्या होते हैं। इसमें हमको दो वाक्य दिए होते हैं। जो पहला कथन है उसको ए बोलते हैं और जो दूसरा है उसको कारण बोलते हैं और उसको आर से डिनोट किया जाता है। तो जो पहला कथन है इसको हम बोलते हैं अभिकथन यानी असर्शन, और जो दूसरा कथन है इसमें ब्रैकेट में कहीं जगह कारण भी लिखा होता है, रीज़न होता है, ये इसको आर से डिनोट किया जाता है। तो इसमें हमको सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो आगे बढ़ते समय हमको पहली इसको दो चरणों में इसको हल करना है। पहला चरण ये होता है कि जो हमारा जो दोनों कथन है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि ये जो दोनों कथन है यानी कि जो ए है और जो आर है, ये दोनों कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो ये हमें पता तभी चलेगा जब हमें विषय वस्तु की गहन जानकारी होगी, उसकी हमें अच्छे से नॉलेज होगी जिसके बारे में पूछ रहा है। मान लीजिए अगर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में प्रश्न है तो हमको उसके बाजार नियंत्रण के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं या नहीं। यदि हमको ये पता चल जाता है कि दोनों जो हमारे कथन हैं उनमें से कोई एक गलत है, तो हमारे जैसे इसमें ऑप्शन होते हैं जो इस प्रश्न के, वो चार ऑप्शन इस तरह से होते हैं। पहला ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा होगा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो इस तरह से रहेगा कि उसमें से ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए गलत है लेकिन आर सही है। तो अगर हमको पता चल जाता है कि इन दोनों में से कोई एक गलत है तो हमारे तीन या चार में से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएंगे। मान लीजिए ए गलत है और आर सही है तो हमारा ऑप्शन चार सही हो जाएगा, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। अब मान लीजिए दोनों के दोनों ही सही हो जाते हैं, तो यहाँ पे अब आती है परेशानी। यदि दोनों सही हो गए, हमारे कथन और कारण दोनों ही वाक्य अपने आप में सत्य हैं, तो अब यहाँ पे आती है परेशानी लोगों को कि ये कैसे पता करें कि ये दोनों जो सही वाक्य हैं उसमें से जो कथन आर है वो ए की सही व्याख्या करता है या नहीं, यानी कि जो कथन आपका आर है यानी कि जो रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो नेट के एग्ज़ाम और यूपीएससी दोनों में ही पूछे जाते हैं। और नेट के 100 प्रश्न जो आते हैं इतिहास में, उसमें से आप 5 से लेके 10 तक प्रश्न असर्शन रीज़न के देख सकते हैं। हर एक साल आए हैं पिछले कई वर्षों से, 10 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ कि करीब 5 से लेके और 8 प्रश्न या कभी कभी 10 प्रश्न भी असर्शन रीज़न के आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है वो ये जानना कि ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके लिए सिंपल सी एक चीज़ करनी है आपको। अगर आपको ये पता है कि दोनों सही हैं तो इन दोनों के बीच में लिखना है क्योंकि, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर आप लगाएं बिकॉज अगर लगाएं और ये बिकॉज को सेटिस्फाई अगर दोनों सेंटेंस आपके करते हैं, क्योंकि को अगर ये दोनों के दोनों संतुष्ट कर देते हैं, इस क्योंकि को जो आपने लगाया बीच में इसको अगर ये दोनों संतुष्ट कर देते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही, और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि रीज़न जो है वो करेक्ट दिया हुआ है। इसी असर्शन के लिए ये रीज़न दिया है, ये रीज़न इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसको जानने के लिए आपको विषय वस्तु की नॉलेज तो होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको थोड़ा एनालिटिकल माइंड भी यहाँ पे अप्लाई करना है। अब आगे चलते हैं, मैं देखता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा। सल्तनत काल जो हमने इतिहास अभी तक श्रृंखला अपनी पढ़ी है, मैंने उसके बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं, तो हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दूंगा इस वीडियो में, तो आप वहाँ जाके उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अपना एक सवाल है जिसमें कथन दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है और इसमें दिया है कथन, सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अवशिष्ट था। अवशिष्ट यानी कि अनडिस्टिंग्विश्ड था।
बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी बहुत अच्छा नहीं था, इस तरह से हम कह सकते हैं। विशिष्ट को अगर मैं इसको थोड़ा सा व्याख्या इसकी करूं तो बहुत ज़्यादा इसको शानदार नहीं माना जाएगा। और कारण दिया है कि वह नागरकोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा। तो ये दोनों कथन है। अब पहले जो मैंने आपको बताया दो चरणों में इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा सही है, दोनों सही हैं या नहीं। तो अब पहला जो कथन है वो एकदम सही है, क्योंकि जब हमने इसके बंगाल के अभियान पढ़े थे तो किस तरह से विफल हो जाते हैं। थट्टा का अभियान एकदम कुव्यवस्थित उसको अभियान को बोला है, उसका जो एक्सपेडिशन था थट्टा का उसको एकदम नकार दिया है इतिहासकारों ने। बहुत ही गलत ढंग से उसको उसकी व्यवस्था की गई थी, ऐसा बोला गया। तो ये जो कथन है अभी कथन ये एकदम सत्य है। अब देखते हैं जो इसका कारण दिया है, वह नागरकोट के शासक को अपने अधीन करने में सफल रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नागरकोट के जब हमने इतिहास पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक का तो देखा था कि नागरकोट के जो मंदिर है, ज्वाला देवी का जो मंदिर है उसको इसने नष्ट किया है और वहाँ पे नागरकोट को इसने जीता भी था। और जो नागरकोट का जो इसका अभियान था वो इसका सबसे ज़्यादा सफल अभियान था फिरोज शाह तुगलक का। हालांकि इसका पूरा का पूरा शासन अगर हम देखें तो सैन्य दृष्टि से इतना सफल नहीं रहा गया, असफल कह सकते हैं इसको बहुत जगह। लेकिन नागरकोट का जो इसका एक्सपेडिशन था, जो इसका नागरकोट का जो अभियान था वो सैन्य दृष्टि से सबसे सफल अभियान था। तो ये हमारा आर गलत हो जाता है और ए सही हो जाता है। अब हम यहाँ पे जब हम ऑप्शन देखते हैं तो फिर वही 4 ऑप्शन एकदम स्टैंडर्ड है। तो इसमें ए सत्य है और आर असत्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ए सत्य है, आर असत्य है। दूसरा प्रश्न है, ये बलबन के ऊपर है और बलबन और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों से मिलता हुआ उन्हीं के संदर्भ में प्रश्न है। कथन कहता है बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौ की नीति पर आधारित था। तो यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, रक्त और लौ की नीति, जिसके बारे में हमने बात की थी। कारण देता है कि ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। तो अब फिर वही दोनों को हम पहले अलग अलग 2 चरणों में इसको देखेंगे। कथन ए है राजत्व का सिद्धांत बलबन का सही बात है एकदम, कि लौ और रक्त की नीति के ऊपर, रक्त और लौ की नीति के ऊपर इसका आधारित था। ब्लड एंड आयरन बोलते हैं जो इसकी पॉलिसी थी। दूसरा जो कथन है ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी, ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से तुर्कने चालिया जो है वो इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे उनको किस तरह से कठपुतली की तरह से नचा रहे थे। और जब मना रहा था किसी शासक का उन्होंने हत्या कर दी और किसी को गद्दी पे बिठा दिया, किसी को उतार दिया। तो इससे जो है जो सिंहासन था उसकी प्रतिष्ठा घट जाती है काफ़ी। अब देखते हैं, अब यहाँ पे आ गया हमारा कैच, दोनों ही सही हैं। तो क्या आर जो है वो ए का सही कारण है? अब हम वही इसमें फिर से लगाएंगे क्योंकि। तो अब इस दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित था क्योंकि ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। तो यहाँ पे क्योंकि एकदम सेटिस्फाई होता है, क्योंकि इसलिए सेटिस्फाई होता है क्योंकि इसकी जो रक्त और लौह की नीति है वो उसने इसीलिए बनाई थी क्योंकि जो ताज की प्रतिष्ठा है, जो सिंहासन की जो प्रतिष्ठा है वो काफ़ी घट गई थी और वो इस नीति के ऊपर अपने राजत्व के सिद्धांत को आधारित कर रहा था। तो ये जो सेकंड वाला जो कारण बताया है एकदम सही है। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे एक कैच और आता है, कभी कभी एनटीए नेट या यूपीएससी इस तरह के प्रश्न में जो ऑप्शन होते हैं वो स्टैंडर्ड ऑप्शन हम मान के चलते हैं कि पहला ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। दूसरा होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। इस तरह से ए सही आर गलत, इस तरह से एक स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं। लेकिन कभी कभी इसका सीक्वेंस जो है वो एनटीए नेट बदल देता है, यूपीएससी बदल देता है। तो हमको जो ऑप्शन है वो बड़े ध्यान से पढ़ने हैं कि ऑप्शन में कहाँ पे लिखा है कि सही व्याख्या है और सही व्याख्या नहीं है। तो इस ऑप्शन में देखिए आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया गया है, इसमें अलग हो गया है सीक्वेंस। पहला ऑप्शन ए सही और आर गलत है, दूसरा ऑप्शन इस तरह से थोड़ा सा अलग है। हमारा जो आंसर है वो ये है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब ये प्रश्न एक अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर है। अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि दोआब और दिल्ली की खालिसा भूमि से वसूल किया जाने वाला संपूर्ण राजस्व वस्तु के रूप में होना चाहिए। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा एक ऑर्डर पास किया कि जितना भी लैंड, जितना भी रेवेन्यू है,
जो खालसा भूमि से आ रहा है वो सारा का सारा काइंड में लेना है। कारण बता रहा है अलाउद्दीन अपनी सेना के लिए और कीमत निर्धारण के लिए दिल्ली के लिए बड़ा अन्न भंडार चाहता था। तो अब ये दोनों को अलग अलग हम देख लेते हैं। पहले तो जो पहला हमारा कथन है, ऐसा आदेश दिया कि दोआब और दिल्ली से जो वसूल किया जाए भूमि कर, वो संपूर्ण राजस्व जो है वो वस्तु के रूप में होना चाहिए, ऐसा आदेश इसने कभी नहीं दिया। संपूर्ण राजस्व कभी भी जो है वो काइंड में नहीं लिया गया और वस्तु के रूप में नहीं लिया गया। हाँ, दोनों तरह के राजस्व वसूली चलती थी, कैश में भी थी, काइंड में भी थी, यानी कि नकदी भी थी और वस्तु के रूप में भी थी। तो पहला हमारा ए गलत हो जाता है। अब आगे पढ़ने की ज़रूरत आपको तब होगी जब ऑप्शन इस तरह से हो कि एक सही एक दोनों गलत या फिर दोनों सही। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से रहता है कि एक सही और एक गलत, तो हमें आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का ही ऑप्शन दिया हो कि ए सही लेकिन आर गलत। हो सकता है ऑप्शन में ये भी हो कि ए भी गलत है और आर भी गलत है, तो हमको दूसरा वाला पढ़ लेना चाहिए। अलाउद्दीन अपनी सेना के लिए और कीमत निर्धारण के लिए दिल्ली में बड़ा अन्न भंडार चाहता था। हाँ, ये चाहता था, और उसके समय में जब हमने आपको अलाउद्दीन की मार्केट पॉलिसीज़ बताई थी तो बताया था कि किस तरह से उसने अन्न भंडार बनवाया, और दिल्ली में जब कभी फैमीन आया, कभी सूखा पड़ा या इस तरह की जब भी सिचुएशन आई तो उस अन्न भंडार से किस तरह से जनसाधारण को अन्न मुहैया कराया गया, जिसका उल्लेख बर्नी ने किया है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए गलत, आर सही, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न फिर अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर है। अलाउद्दीन खिलजी से काफ़ी असर्शन रीजन के प्रश्न आ चुके हैं, और जितने भी ये प्रश्न मैं करवा रहा हूँ अभी तक आपको, ये सारे के सारे एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनटीए नेट में बहुत प्रश्न आते हैं इससे। अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्व सुल्तानों द्वारा दी गई अधिकतम छोटी इक्ताओं को समाप्त कर दिया। अब ये भी उसके भू राजस्व सुधार से ही रिलेटेड है। छोटी इक्ताओं को समाप्त कर दिया, कारण बता रहा है राज्य के हिस्से को कुल उत्पादन के आधे भाग तक बढ़ा दिया। तो यदि हम दोनों को अलग अलग पढ़ें तो पहला देखते हैं, जो छोटी इक्ताएँ थी उसने सही में समाप्त कर दी थी छोटी इक्ताएँ, तो ये कथन एकदम सही है। दूसरा, राज्य के हिस्से को कुल उत्पादन के आधे भाग तक बढ़ा दिया, यानी कि उसने जो टैक्स वसूलना शुरू किया वो 1/2 ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि जितना उत्पाद हो रहा है उसका आधा लिया। तो ये भी कथन एकदम सही है। अब आता है हमारा फिर से वही कैच कि दोनों कथन सही हैं। अब क्या हमारा ये जो कारण है वो कथन की अभिकथन की व्याख्या करता है या नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो अब इसके बीच में अगर हम क्योंकि लगाएं तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्व सुल्तानों द्वारा दी गई अधिकतम छोटी इक्ताओं को समाप्त कर दिया, क्योंकि राज्य के हिस्से को कुल उत्पादन के आधे भाग तक बढ़ा दिया। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, तो ये कहीं से भी रिलेट नहीं कर रही है, और क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, रिलेट इसलिए नहीं कर रही, उसने छोटी इक्ताओं को समाप्त कर दिया, इसका हमारे जो टैक्स वसूली है, जो उसने कर की वसूली करी, उससे कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी। अब एक प्रश्न है ये इतिहास लेखन के ऊपर, इतिहास लेखन और तुर्कों के साथ जो कागज़ का जो उद्योग विकसित हुआ उसके ऊपर है। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई। सल्तनत काल में भारत में कागज़ उद्योग विकसित हुआ। तो अभी हमने कुछ ही दिन पहले इसके बारे में चर्चा की थी, कागज़ उद्योग के बारे में, तो उसी के ऊपर ये प्रश्न भी आ गया है। कागज़ उद्योग विकसित हुआ, एकदम सही बात है। कागज़ का काफ़ी उद्योग विकसित हो जाता है सल्तनत काल में। और तुर्क जब आते हैं तो किस तरह से इतिहास लेखन की जो पद्धति है, जो भारत के हम अगर इतिहास पढ़ें, प्राचीन भारत का अगर हम इतिहास पढ़ें तो उसमें इतिहास लेखन के ऊपर इतना जोर नहीं दिया गया है, जो भी है वो सार के ऊपर जोर दिया गया है। और इतिहास लेखन जो है एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और ये जो पूर्वी देश थे जैसे भारत है वो इतिहास लेखन के ऊपर जोर नहीं देता, क्योंकि इतिहास का यहाँ पे जो लेखन हम देखते हैं, सबसे पहली जो हमारी ऐतिहासिक पुस्तक है वो है राजतरंगिणी, जो कि 12वीं सदी में जाके कहीं लिखी गई कश्मीर का जो इतिहास है। उससे पहले अगर देखें प्राचीन भारत में तो इतिहास लेखन नहीं, हालांकि काव्यात्मक ढंग से स्टोरी टेलिंग हुई है,
और उसको हम बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रूप से या वैज्ञानिक तौर पे जो इतिहास लिखा जाता है, जो लेखन होता है उसकी पद्धति में वो नहीं आता है। तो तुर्क जब आते हैं भारत में, तो क्योंकि इनके यहाँ हर चीज़ को लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया है, और हमने देखा भी जब हमने सुल्तानों के बारे में पढ़ा तो किस तरह से समकालीन इतिहासकार थे, जैसे बर्नी हुए, फरिश्ता हुए, या फिर अमीर खुसरो भी ले लीजिए, चाहे भले वो कवि था लेकिन उसने बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं। उसने बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक पुस्तकें भी लिखी हैं जिसको मापदंड माना गया है जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। तो तुर्क जब भारत में आते हैं तो उनके आने के साथ साथ इतिहास लेखन जो है वो दृढ़ता से स्थापित हो जाता है। बात एकदम सही है। अब ये दोनों ही कथन एकदम सच हैं। अब हम देखते हैं क्या ये व्याख्या करता है, क्या जो इतिहास लेखन है तुर्कों के साथ आने की वजह से जो इतिहास लेखन में जो दृढ़ता आई, क्या वो इसलिए आई कि कागज़ उद्योग विकसित हुआ था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि कागज़ उद्योग के विकसित होने की वजह से इतिहास लेखन में दृढ़ता आई। हालांकि लिखने के लिए कागज़ उपयोगी रहा, लेकिन लिखने के लिए उससे पहले और भी वस्तुओं का इस्तेमाल होता था। लेकिन जो इतिहास लेखन है उसको जो रफ्तार मिली वो इसलिए नहीं मिली कि कागज़ उद्योग विकसित हुआ था। उसको रफ्तार इसलिए मिली क्योंकि जो तुर्क आए थे उन्होंने अपने साथ इस प्रिंसिपल को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया कि इतिहास लेखन जो था तुर्कों में वो माना जाता था, वो अपनी जीवनी लिखना या किसी राजा की या सुल्तान की जीवनी लिखना, या उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप देखें अगर हम बात कर रहे हैं अभी तो चलिए 12वीं या 13वीं सदी की, उससे पहले जब अलबरूनी आया था तो अलबरूनी ने भी एक किताबुल हिंद लिखी है जो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा समकालीन भारत की एक तरह से आईना बोला जाता है, कंडीशन के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर उसने बहुत सारे घटनाक्रम लिखे हैं। तो जो इतिहास लेखन है उसको रफ्तार इसलिए नहीं मिली कि कागज़ उद्योग विकसित हुआ सल्तनत काल में, बल्कि वो एक तरह की उनकी ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। तो यहाँ पे हमारे दोनों सही आते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। बलबन के ऊपर फिर से एक प्रश्न आया है और इसके प्रशासनिक सुधारों के ऊपर ये प्रश्न है। बलबन ने कथन कह रहा है, बलबन ने महत्वपूर्ण इक्ताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की जिसका चयन मुत्सरफों में से किया गया। वह एक दीवानी अधिकारी था और उसका कार्य लेखा और रिकॉर्ड से संबंधित था। मुत्सरिफ के बारे में मैंने बात भी की थी कि इसका काम क्या है। तो ये कथन एकदम सही है। उसने ख्वाजा की नियुक्ति की थी क्योंकि जितने भी इक्ता थे वहाँ से कितना उसको राजस्व आ रहा है सल्तनत काल में, बलबन के समय से पहले तक किसी सुल्तान को उसको ठीक जानकारी नहीं मिलती थी। तो उसने एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था ख्वाजा, जो सभी इक्ताओं से कितना राजस्व आ रहा है उसका लेखा जोखा जो है रिकॉर्ड मेंटेन करता था, और वो अधिकारी जो है मुत्सरफों में से चुना जाता था। कारण बता रहा है, वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण को दर्शाती है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इक्तादार कितना राजस्व भेज रहे हैं पता नहीं चलता था, लेकिन अब उसने जो अधिकारी नियुक्त कर दिया तो ये दिखाता है कि राजस्व बंटवारे पर बलबन की कितनी पैनी दृष्टि पड़ रही है और मुक्ताओं की गतिविधियों को भी वो नियंत्रण कर रहा है। तो ये दोनों ही कथन और कारण अलग अलग अगर हम देखें तो सही हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर हम क्योंकि लगाते हैं तो ये क्योंकि एकदम सेटिस्फाई होता है, क्योंकि जो उसने नियुक्ति की है वो इसीलिए की है जिससे कि वो पैनी दृष्टि रख पाए और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण रख पाए। उसको अब दर्शाती भी है, ऐसा बोल भी रहा है, वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसी अधिकारी की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि को दर्शाता है। तो एकदम सही है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। इस तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 सही आंसर। अब ये कुछ मैंने प्रश्न बनाए हैं 1-2, उसको देख लेते हैं। हो सकता है कभी आने वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएं। पहला है असर्शन है, यानी कि जो अभिकथन है वो है, उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों को लगभग 15 वर्षों की छोटी अवधि में तुर्की सेना ने हराया था और इसका कारण बताते हैं, तुर्कों के पास भारतीयों की तुलना में बहुत बेहतर हथियार थे। तो अब दोनों को अलग अलग अगर हम देखें तो सही बात है एकदम। भारत के प्रमुख राज्यों को, यानी कि जैसे चौहान वंश को हराया, उसके बाद फिर गढ़वाल वंश को हराया, धीरे धीरे करके राजपूतों के ऊपर हावी हुए। तो इन्होंने, तुर्की सेना ने 15 वर्ष की छोटी अवधि में काफ़ी महत्वपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। कारण बता रहा है,
तुर्क के पास भारतीयों की तुलना में बहुत बेहतर हथियार थे। ये कारण जो है बहुत बेहतर हथियार थे, ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया गया है ऐसा कारण। जब हमने जो दूसरा लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने तुर्कों की विजय के कारण पढ़े थे, तो उसमें बेहतर हथियारों के बारे में तो कोई ऐसी खास चर्चा नहीं हुई थी, बहुत सारे और रीज़न बताए गए थे। तो ये जो बेहतर हथियार है ये एकदम गलत है। तो इस तरह से हमारा अभी कथन ए सही है, कारण जो आर है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी। अब ये हमारा प्रश्न है आज का, बाजार को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन के उपायों को दुनिया के महान आश्चर्यों में से एक माना जाता था। मतलब अलाउद्दीन की जो मार्केट पॉलिसी उसके बारे में प्रश्न है। बहुत ज़्यादा आश्चर्य से माना गया क्योंकि उस समय में, अच्छा चलिए अभी आगे पहले कारण पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, वरना आंसर यहीं ख़त्म हो जाएगा। कारण दिया है, अलाउद्दीन ने खाद्यान्न, चीनी और खाना पकाने के तेल से लेकर सुई तक और महंगे आयातित कपड़ों से लेकर घोड़ों, मवेशियों और दास, लड़कों और लड़कियों तक सभी वस्तुओं की लागत तय कर दिया। तो ये कारण दिया गया। अब आश्चर्यों में से एक माना जाता था, ये एकदम सही बात है। और उसने सभी वस्तुओं का लगान भी तय कर दिया था, एकदम वस्तुओं का जो उसका निर्धारण किया था, जिसको हमने नाम भी बताया था आपको, अलाउद्दीन की मार्केट पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़े हैं, बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस पूरी श्रृंखला को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको लिंक मिल जाएगा मेरे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोनों ही की एकदम सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्यों आश्चर्य माना ही इसीलिए जाता था क्योंकि उसने हर एक छोटी छोटी वस्तु, चाहे वो सुई, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट में ही दिया है, उसने खाना पकाने के तेल से लेकर सुई तक, खाद्यान्न, चीनी, सभी मवेशियों को, दासों को, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, सभी वस्तुओं की उसने लागत तय कर दी थी। तो इसीलिए इसको आश्चर्य माना गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि अगर हम लगाते हैं दोनों के बीच में बिकॉज लगाते हैं तो एकदम फिट बैठता है और हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ये हमारा लेक्चर आज का यहाँ पे ख़त्म होता है। और सल्तनत काल का पूरा मैंने प्रयास किया है सभी तरह के प्रश्नों को कराने का, मैच द फॉलोइंग और वगैरह हमने किए हैं बहुत सारे, और मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जितने भी उसके क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सल्तनत काल के, वो आपको सब एक जगह पे मिल जाएंगे, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो यदि आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें मेरे इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है लाइक करें, और आपको आने वाले जितने भी और भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।